घंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। और बड़ी खबर में हम बात करेंगे एक वाकई बड़ी खबर की। हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है। वहां सेना के हाथ में सत्ता चली गई है। पिछले कुछ समय से आरक्षण के कोटे में कमी करने की डिमांड को लेकर के छात्र आंदोलन चल रहा है। कहा यह जा रहा था कि छात्र दूसरे राष्ट्रों की गोद में बैठे हुए, लेकिन हिंसा इतनी बढ़ गई कि रविवार को ही 90 लोगों को जान गंवानी पड़ी, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं। वैसे टोटल बताएं तो लगभग 300 लोगों की जान जाने की बात कही जा रही है। 11,000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। ढाका कूच की जब बात कही छात्रों की ओर से, तो उसके बाद वहां तनाव बढ़ता चला गया और सत्ता हसीना के हाथ से चली गई। उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। फिलहाल वो भारत पहुंची इस्तीफा देने के बाद, और जो जानकारी मिल रही है वो ब्रिटेन शिफ्ट होना चाह रही है, लेकिन यूके ने मना कर दिया उन्हें। खैर, अब आगे की जो भी सियासी स्थितियां रहेंगी, लेकिन भारत तमाम चीजों पर पैनी नजर से देख रहा है, क्योंकि पड़ोसी मुल्क है और भारत ने ही पाकिस्तान से 1971 की लड़ाई में बांग्लादेश को अलग करवाया था। हालात अभी भी तनावपूर्ण है और सेना के हाथ में सत्ता है। सेना का कहना है कि आंदोलनकारी शांति बहाली में सहयोग करें, उनकी मांगों को वो सुनेंगे और पूरी करवाएंगे। खैर चलिए, तमाम जो चीजें हैं आप हमारी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी साहब हैं, विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर डॉक्टर करोड़ी सिंह साहब हैं, और हमारे साथ सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएस कटेवा साहब जुड़ेंगे। मैं करोड़ी सिंह साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, क्या लगता है आपको, जो स्थितियां बन गई हैं, कुछ देर पहले ही एस जयशंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ भी करके आए हैं, जो जानकारी मिल रही है, भारत के लिए ये तख्ता पलट हमारी जो स्थिति है उस पर कितना असर डाल सकती है, विदेश नीति पे, हमारे संबंधों पे,
प्रोफेसर साहब, करोड़ी सिंह हाँ जी, सर। आपसे है मेरा सवाल। हाँ, सवाल क्या है सर? हमारी विदेश नीति और स्थिति पर क्या असर पड़ सकता है बांग्लादेश की इस घटना का? देखिए, भारत की जो नीति है बांग्लादेश के साथ और दूसरे पड़ोसियों के साथ सहयोग की रही है, और जब भी किसी देश में, पड़ोसी देश में कोई संकट आया है, चाहे प्राकृतिक संकट हो या दूसरा संकट हो, भारत ने इमीडिएट मदद की है। अब वर्तमान जो बांग्लादेश की स्थिति है, इसमें भारत ने शुरू से ये एक नीति अपनाई कि ये बांग्लादेश का इंटरनल मामला है। पहले जो चुनाव हुए उस समय भी, और अब जो हिंसा हुई 2 फेज की, कल से हिंसा हो रही है सेकंड फेज और उससे पहले वाले फेज की, दोनों में ही भारत ने ये कहा कि ये बांग्लादेश का इंटरनल मामला है। लेकिन जो मोहम्मद यूनुस हैं, नोबेल प्राइज विनर, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के एडवोकेट हैं बांग्लादेश में, उन्होंने ये कहा कि भाई भारत ने ये कहा है कि ये इंटरनल मामला है, लेकिन भारत को सक्रिय योगदान करना चाहिए किसी न किसी रूप में। मैं निराश हूं भारत की। जी, आपकी आवाज वापस चली गई सर, आवाज में प्रॉब्लम आ रही है जी। करोड़ी सिंह साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, मैं वापस लौटता हूँ सर। ऑडियो प्रॉब्लम आ रही है सिंह साहब, आपके यहाँ से ऑडियो प्रॉब्लम आ रही है, आपकी ऑडियो नहीं आ रही। मैं ओम सैनी साहब का रुख करना चाहूंगा। ओम जी, क्या लगता है सर आपको कि जो स्थितियां बनी हैं वहां पे, उसको लेकर के? देखिए, जब से बांग्लादेश का जन्म हुआ है यानी 1971, और जब से बंगाल का बंटवारा हुआ है यानी 1906 से, उसमें सलीमुल्लाह साहब ने जो जमात की नींव रखी थी, जो ढाका के नवाब थे, वो मुस्लिम लीग के जन्मदाता वही थे। वो एक खास किस्म का एक वही जो एक अपना एक कंजर्वेटिव एटीट्यूड होता है, उसके हिसाब से सारा सिलसिला बनाया हुआ था। लेकिन वो नहीं चला और बंगाल का विभाजन हो गया और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान वाला सिलसिला बना। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान बनने के बाद में ही भाषा का सवाल, संस्कृति का सवाल और अपने वो रहन सहन और खान पान का जो था, जो फर्क पंजाब के लोगों के साथ में, बंगाल के लोगों के साथ में होना चाहिए, वो हुआ। और उसके साथ साथ में लोगों में एक अनरेस्ट हुआ और भारत का एक नजर आ रहा था, उसमें वापस से लोगों के मिलने की इच्छा हुई। और एक लंबा मूवमेंट चला जिसमें मुजीब वाला सिलसिला आपको पता होगा, उनकी कैसे वो बांग्लादेश वाहिनी और सारा, जिसमें हम लोग कैसे मदद करने के लिए तैयार थे, और उनका डेमोक्रेटिक उसमें सारा, वो भी सब ठीक रहा। लेकिन उसके बाद में मुजीबुर रहमान की जिस तरह से हत्या की गई और जिस तरीके से सेना ने टेक ओवर किया, उसके बाद में पुनः एक बार पार्लियामेंट सिस्टम वापस आता है और शेख हसीना इलेक्ट होकर आती है। लंबा अंतराल है, इलेक्ट होकर के आती है और उतनी पॉपुलर। लेकिन एक बात पर सारा सिलसिला बिगड़ा है। जैसे 1906 के अंदर विधानसभाओं में अपने स्थान और साथ साथ में नौकरियों में अपनी हैसियत के लिए सलीमुल्लाह साहब कर रहे थे, वही बात यहाँ पर हुई कि वो जो लोग बांग्लादेश वाहिनी के साथ में थे, जो उनके फ्रीडम फाइटर थे, उन सबको एक तरफ रख करके और उस पर ऐतराज हुआ। और वो ऐतराज इस कदर बढ़ा है कि 11,000 लोग आज जेल में बंद हैं, कितने लोग मर गए हैं, और काम मतलब बाकी वो सब सिलसिला। तो वो कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं ये, और उसमें जो हठी स्वभाव से शेख हसीना ने ये समझा कि शायद उनकी बात में बड़ा वजन है और वो सब कुछ संभाल सकती हैं, लेकिन वो नहीं हुआ। और फिर वही सेनाओं के हाथ में सारेबाजी जाने की संभावना है। लेकिन जो अपेक्षा है कि भारत को इसमें निश्चित रूप से सक्रिय सहयोग देना चाहिए कि वहां पर शांति स्थापित हो, और बेहतर तरीके से जो एक निर्वाचित सरकार जैसे है उस तरीके से होना चाहिए। तो उसमें हमारा रोल तो है, लेकिन फिलहाल तो जो कुछ आप कह रहे हैं और जो हम वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। जैसे करोड़ी सिंह जी ने पहले कहा था कि ये हमेशा से भारत ने यही माना है कि बांग्लादेश का इंटरनल मैटर है और ये उन्हीं को निपटाना चाहिए। भारत हमेशा से किसी के भी अंदरूनी मसलों में दखल नहीं करता, और जो भी पक्ष हैं वो उनको आपस में ही उस पर चर्चा करनी होती है। चलिए, कटेवा साहब हमारे साथ में जुड़ गए। सर, सेना की दृष्टि से अगर हम देखें, सिक्योरिटी रीजन्स हैं, क्योंकि 1971 में जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ, गठन हुआ, उसका जन्म हुआ, तो बड़ा अहम रोल रहा भारत की सेना का, भारत का,
अभी लेकिन जब तख्ता पलट वहां पे हुआ है, सेना के हाथ में कमान चली गई है, तो हमें, हमारे लिए कितना चिंता का विषय है? ये हम न्यूट्रल हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है? किस तरह से देखा जाए इस घटना को? देखिए योगेंद्र जी, जहां तक ये घटना है, बांग्लादेश की इंस्टेबिलिटी भारत के इंटरेस्ट में नहीं है। जी। और जैसा कि आप हमारे जितने बाकी और नेबर हैं, एक ऑलरेडी वहां म्यांमार है जो जिन्होंने डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उन सबको कैद कर रखा है और वहां पे आर्मी रूल है। इसी तरह से ये बांग्लादेश में भी अगर ये फौज का कानून चलेगा तो फौजी कानून, फौजी हुकूमत है, वो थोड़े दिन तो चला सकती है, दबा के पब्लिक सेंटिमेंट को थोड़े दिन तो वो वाह वाह कर सकते हैं, परंतु ज्यादा समय में आपने देखा वर्ल्ड ओवर जहां भी ये जितने डिक्टेटोरियल लीडर्स बने हैं, खासतौर से जो फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, उनका लंबा समय तक उस देश हित में उनका कोई योगदान नहीं रहता है और वो देश फिर आगे नहीं बढ़ पाता है। हमारे इमीडिएट नेबर हैं और हमने इनको आजादी मिली थी उसमें हमारा बहुत बड़ा हाथ था और इसीलिए हमारा इतना इन्फ्लुएंस था इनके ऊपर कि शुरू में ये एक मुस्लिम कंट्री नहीं बने थे, ये हमारी तरह ही एक सेक्युलर देश बनने के लिए इन्होंने अपने आप को बनाया था शुरुआत में। तो धीरे धीरे ये भी बांग्लादेश भी एक मुस्लिम नेशन बन के रह गया। और जहां तक शेख हसीना का सवाल है, जिस तरह से श्रीलंका में प्रेसिडेंट ने सेनालीज को ये कर दो, वो उनको ये दे दो और उनका क्या हश्र हुआ, इसी तरह से बांग्लादेश, जबकि बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस 71 से मिलाओ और पाकिस्तान को 47 से मिलाओ, दोनों को अगर आप कंपेयर करते हो तो बांग्लादेश काफी इकोनॉमिकली बहुत आगे चला गया है। परंतु अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई है तो इकोनॉमी प्रोग्रेस नहीं कर सकती और खास करके ये हमारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं है कि वहां पे सेना का रूल हो और एक बहुत बड़ा दूसरा बड़ा देश म्यांमार, वहां ऑलरेडी सेना का रूल है और क्योंकि सेना वहां अगर राज करेगी तो फिर ये चाइना का इंटरफेरेंस, चाइना का हथियार देने का और चाइना का उसको इन्फ्लुएंस करने का, ये चीजें बढ़ जाएंगी और एक बार अगर फौजी हुकूमत शुरू हो जाती है तो उसको पाकिस्तान, हालांकि बांग्लादेश में भी सबसे पहले उनका तख्ता पलट फौज ने किया था, शेख मुजीबुर रहमान को उन्होंने कत्ल करके उन्होंने ही वहां पे राज संभाला और पर भारत के लिए, भारत के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेवलपमेंट ठीक नहीं है। हमको एक सरकार जो प्रो इंडिया हो और हमारे पे डिपेंडेंट हो बांग्लादेश में, ऐसी ही सरकार हमें चाहिए थी, परंतु अभी ये नहीं हुआ है। और आपको बताऊं, फौज जो आर्मी चीफ ने कॉन्फ्रेंस बुलाई थी उसमें सारे अपोजिशन पार्टीज आई है, नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ बांग्लादेश आई है, मीडिया के साथ बहुत सारे जो बिजनेस के जो उनके गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो आए हैं, तो इन सब का हाथ था इस एजिटेशन। और सिर्फ पहले शुरू में था 30% रिजर्वेशन के खिलाफ ये एजिटेशन स्टार्ट हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको सेट असाइड कर दिया उसके बाद भी ये गिरा नहीं और बढ़ गया और अब तो ऐसा हालत हो गया कि उनके प्राइम मिनिस्टर के घर पे ही हमला बोल दिया और प्राइम मिनिस्टर को उसके एयरफोर्स के प्लेन से भागना पड़ा। बिल्कुल ऐसे ही हालत श्रीलंका में हुए थे जी। और ये चीजें फाइनेंशियल डिसऑर्डर करती हैं, खास करके जब यूथ को आप बराबर अपॉर्चुनिटी नहीं देते हो और यूथ को लगता है कि आप बिना बात के इनको रिजर्वेशन दे रहे हो, दूसरी तीसरी पीढ़ी आ गई है उसके बाद भी उनको रिजर्वेशन दिए जा रहे हो, तो ये तो वही हो गया जैसे हमारी गवर्नमेंट प्रीवी पर्सेज दिए जा रही थी, तो राजा महाराजा के बच्चे थे उनको प्रीवी पर्सेज मिलते जा रहे थे, तो वो सरकार ने जब बंद किया तो अच्छा उसका नतीजा निकला। तो ये किसी शेख हसीना को किसी ने ये अच्छा उसको हमारी उसकी डिप्लोमेटिक चैनल्स थे उन्होंने उसको समझाना चाहिए था कि आप ये मत कीजिए, ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। बिल्कुल, क्योंकि इसे भी सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा उसे कम किया था, लेकिन ये आंदोलन खत्म नहीं हो पाया, आंदोलन टूट नहीं पाया और जो मकसद था कि 30% आरक्षण 1971 के जो युद्ध में भाग लिया उनके परिवारजन, उनके लिए जो एक स्पेशल कैटेगरी बनाई थी उसी के खिलाफ ये आंदोलन चला। लेकिन अब तस्वीरें जो कुछ और बयान करती हैं कि वहां के हालात फिलहाल बद से बदतर है। प्रधानमंत्री आवास में जो आंदोलनकारी हैं, उपद्रवी हैं, वो घुस चुके हैं और जो अवामी लीग का
दफ्तर था शेख हसीना का, उसको आग के हवाले कर दिया गया। ऐसे कई दफ्तर हैं, ट्रेनें, सरकारी वाहन, उन्हें आग लगा दी गई। फिलहाल देश में कर्फ्यू का माहौल है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, इंटरनेट सेवाएं सुबह से ही बंद कर दी गई थी। और चलिए, लेकिन अब आगे क्या, उसको लेकर के वापस हम रुख करना चाहेंगे करोड़ी सिंह साहब का। सर, वापस आपके पास में जाना चाहेंगे। तख्ता पलट हो चुका है, सेना ने मोर्चा संभाल लिया, इससे पहले भी स्थितियां बनी हैं, लेकिन अब आगे क्या? देखिए, भारत को शरण देना चाहिए या यूके जा रही है? यूके ने, जो अभी तक रिपोर्ट मिल रही है, पता नहीं क्योंकि हमारी किसी इस बात में, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में जो चर्चाएं आ रही हैं उसमें कहा गया है कि यूके ने मना कर दिया है शेख हसीना को वहां राजनीतिक शरण देने के लिए। तो हमारे यहाँ पे आइए, वो फिलहाल जब हम चर्चा कर रहे हैं तो भारत में है, अब ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए योगेंद्र जी, मैं कुछ सेकंड पहले दूंगा। बांग्लादेश में हमेशा से, शुरू से दो तरह की शक्तियां रही हैं, इस्लाम पसंद और बंगाली तहजीब पसंद। तो अवामी लीग हसीना या बंगाली तहजीब पसंद फोर्सेस थी, और जो दूसरी शक्तियां थी वो इस्लाम पसंद थी। इनका कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा है। तो अभी जो आंदोलन चला ये कोटा सिस्टम वाला, इसमें हसीना ने जो किया कि जो अवामी लीग वाले हैं, जो हमारी फोर्सेज हैं, वो मुक्ति योद्धा है और ये रजाकार हैं। रजाकार में ट्रेटर्स, देशद्रोही हम अपन ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो उससे हालात बिगड़ गए। स्टूडेंट्स ने कहा कि हमारे को रजाकार कह रहे हैं। रजाकार वो थे कि जो पाकिस्तान के साथ मिलके काम कर रहे थे पहले बांग्लादेश के इमरजेंसी के समय। तो उससे हालात बिगड़ गया। दूसरा, जो मिलिट्री ने टेक ओवर किया, देखिए भारत जब स्वतंत्र हुआ तो पंडित जवाहरलाल, ओम जी मुझे करेक्ट करेंगे, तो जो भारत की अंग्रेजों की सेना में थे 46 में, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध में विद्रोह किया, उन सैनिकों को 47 के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सेना में नहीं लिया। उन्होंने कहा कि इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन का अनुशासन तोड़ा है, उनके लिए हम ग्रेटफुल हैं, उनकी मदद करेंगे, देश उनका आभारी है, जो उनकी मदद कर सकते हैं सिविल में सब मदद करेंगे, लेकिन सेना में नहीं लेंगे। शेख मुजीबुर रहमान ने ये गलती की, जो मुक्ति वाहिनी में थे उनको सेना में रख लिया बांग्लादेश की, और उसका मतलब हुआ कि सेना का राजनीतिकरण हो गया था। अब आपका जो सवाल है, देखिए ये आ रही हैं खबरें कि वो फिनलैंड जाएंगी, फिनलैंड उनके संबंधी हैं, फिनलैंड जाने का है। भारत भी मुझे नहीं लगता कि किसी भी रूप में यहाँ रहना चाहेंगी तो शरण देगा, क्योंकि अगर भारत शरण देगा तो बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी भारत के साथ। भारत के पड़ोसी देश है बांग्लादेश, तो भारत भी शरण नहीं देगा। तो लेकिन अब भारत क्या करे? भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या होगी, इतने बड़े बॉर्डर को मैनेज कैसे करे? वहां से शरणार्थी आएंगे तो 71 वाली सिचुएशन तो अब वहां हो नहीं सकती। और भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, वो ऑलरेडी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का माहौल है। तो भारत के लिए बहुत संकट की स्थिति है कि इतने बड़े बॉर्डर को मैनेज करना, फिर वहां माइनॉरिटी और भारतीय नागरिक बहुत हैं, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, और माइनॉरिटी है वो भी भारत की तरफ देख रही है हिंदू होने के नाते, तो उनपे अत्याचार होगा। तो भारत हस्तक्षेप तो नहीं करेगा, लेकिन भारत अपनी नागरिकों की सुरक्षा का तो ध्यान करेगा जो भारत के नागरिक हैं। और दूसरा यह है कि इस बॉर्डर पे अगर वहां से रिफ्यूजीज का इन्फ्लक्स आता है तो उन पे गोली चाल के आप इनोसेंट निहत्थे लोगों को मार नहीं सकते। तो उसमें हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, और उन शरणार्थियों को जो यहाँ एंटर होंगे वो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में, बंगाल में, आसाम में, वहां कितना हालात खराब होंगे उसकी हम केवल इमेजिन कर सकते हैं। क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वो गोलियां नहीं चला सकती क्योंकि निहत्थे लोगों पे, तो वो हालात भारत के लिए होगी। फिर भारत डिप्लोमेटिकली क्या कर सकता है तो अभी कुछ कह नहीं सकते। अभी अंतरिम गवर्नमेंट बनेगी, और ऐसी खबरें आ रही हैं कि मोहम्मद यूनुस को उसका चेयरमैन बना रहे हैं या प्रधानमंत्री बना रहे हैं, और उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। तो क्लियर स्थिति है, वो तो लगभग साल भर लगेगा संभलने में। लेकिन बांग्लादेश का जो हालात था और जिस तरह डेवलप हो रहा था अर्थव्यवस्था में, लगभग 1 डिकेड तो पीछे ऑलरेडी चला गया है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की स्वयं की हालत तो खराब होगी, लेकिन भारत पे भी उसका प्रभाव पड़ेगा। और भारत पे केवल आर्थिक नहीं और रिफ्यूजीज का इन्फ्लक्स नहीं,
भारत की सामाजिक व्यवस्था पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि अगर वहां हिंदुओं पे अत्याचार होते हैं तो भारत की जन सामान्य है वो उद्वेलित होगा कि अब क्या किया जाए, भारत कुछ एक्शन नहीं ले रहा है, हिंदू वहां मर रहे हैं, या जो रिलीजियस प्लेस हैं उन पे कुछ अटैक होगा, जो कि ऑलरेडी ऐसा सुनने में आ रहा है कि शुरू हो गया है। तो भारत का कंसर्न है, लेकिन भारत इंटरफेरेंस भी नहीं करना चाहता। तो ऐसी स्थिति में भारत के लिए एक कैच 22 की स्थिति है कि क्या करे क्या नहीं करे। लेकिन भारत का प्रयास ये होगा कि एक सद्भावना रखे और जल्दी से जल्दी बांग्लादेश में एक राजनीतिक स्थायित्व आए और जो पुरानी विकास की गति थी उस पर आगे बढ़े, यही भारत का कंसर्न होगा। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इसी से मैं देखिए वैसे तो भारत के रणनीति का जो सियासी समझ रखते हैं पूरी तरह से बातें हुई है। जब मैंने कहा भी कि एस जयशंकर और प्रधानमंत्री के बीच भी वार्ता हुई है। घुसपैठ हमारे जो एक चिंता का विषय रहा है बांग्लादेश से भारत के अंदर, और हमारे यहाँ जगह जगह घरेलू काम और दूसरी चीजें इनके लिए आइडेंटिफाई भी किया जाता है कि बांग्लादेशी हैं, उसको लेकर के कई बार अभियान भी चलता है। मैं ओम जी आपके पास में आना चाहूंगा। शरणार्थियों की संख्या की बढ़ सकती है, वो आ सकते हैं, लेकिन अब कितनी शरण दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। बॉर्डर्स पे मुझे लगता है चौकसी बढ़ा दी गई होगी, जो किरोड़ी सिंह साहब कह रहे हैं। कई बार हम लोग भी सुनते हैं कि बांग्लादेशी हैं ये लोग, तो ये कुछ चीजें होंगी कि उस घटना के, यूं तो देखिए पड़ोस में आग लगती है तो लपटें तो आती है, उसकी गर्माहट तो आती है, इसे हम खारिज नहीं कर सकते, लेकिन अब कुछ चैलेंजेस होंगे सरकार के सामने भी। देखिए, हमारे गृह मंत्री ने एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से कही है कि हम किसी भी इन घुसपैठियों को नहीं रहने देंगे। तो पहले से एक टेंशन बना हुआ है। शेख हसीना इसी तरीके से आती रही हैं और साथ साथ में नेताओं से मिलती रही है। वो चाहती है कि किसी तरीके से हमारा प्रभाव जो है वो इस पे चले और साथ साथ में वहां पर शांति हो सके। लेकिन जिस तरह के हालात बन गए हैं, वैसी स्थिति में मेरा ख्याल है कि डिप्लोमेसी तो ये कहती है कि साहब किसी तरीके से इसको रोका जाए, और हमारा सबसे महत्वपूर्ण रोल उसमें होना चाहिए। हमें इंतजार नहीं करना चाहिए कि कुछ हम अपने आप को अलग करके बैठ जाएं, क्योंकि अगर हमारे इंतजार करने के साथ ही चाइना वहां पर बैठा हुआ है, सोवियत संघ रशिया वहां पर बैठा हुआ है, दूसरे लोग वहां पर बैठे हुए, उन सबकी निगाह इस बॉर्डर पे होगी, उस पे होगी। तो ऐसे में तो पाकिस्तान तो निश्चित रूप से वो भी अपने तरीके से सारा काम देख रहा होगा, तो इसलिए छोड़ा नहीं जा सकता। और ये नहीं माना जा सकता कि बांग्लादेश का अंदरूनी मामला है इसलिए हमें इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हमें निश्चित रूप से कूटनीतिक तरीके से बाध्य करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हमारी बात सुने और वहां पर समझौता कराने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि वो जो रजाकार टाइप की ये बड़ा खतरनाक है। समय कम है, मैं एक बार में 30 सेकंड के लिए कटेवा साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, अभी जैसे ओम जी कह रहे हैं, निश्चित रूप से क्योंकि बांग्लादेश में हस्तक्षेप करने के लिए पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, वो भारत के नजरिए से भी देखेंगे कि भारत हमारा, क्योंकि बिल्कुल जस्ट हम पड़ोसी अगर देखें तो हमें पाकिस्तान है, चाइना नहीं है। तो यहाँ एक बड़ी बात ये आती है कि क्या वास्तव में हमें कुछ दखल रखना चाहिए या फिर हमें इस तरह से कंट्रोल को भी अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए? देखिए योगेंद्र जी, जैसे ओम जी ने अभी बताया कि हमें तो वी कांट बी साइलेंट स्पेक्टेटर्स। अगर ऐसा करेंगे तो हमको बहुत नुकसान होगा, परंतु हम अपनी मतलब अग्रेसिवली जाके वहां इंटरफेयर भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो इसीलिए जो वहां पे अभी वहां की आर्मी है और हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री के जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उनको खोल करके उनसे जितनी मदद हम कर सकते हैं करें, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि वहां शांति बहाल हो सबसे पहले। बिल्कुल। क्योंकि अभी जो जितने आग लगाई जा रही है वो शेख हसीना की गवर्नमेंट के खिलाफ आग है। उनके पार्टी के ऑफिस जलाए जा रहे हैं, कई जगह पे पुलिस स्टेशन या ऐसी जगह जो गवर्नमेंट के मशीनरी थी उसको जलाया जा रहा है। और ये आर्मी चीफ ने उनको अल्टीमेटम देकर के रिजाइन कराया है। जी बिल्कुल। उन्होंने बोला कि आपको 2 घंटे 1 घंटा मिलता, आप रिजाइन कीजिए। और जहां तक आर्मी को अगर उनकी जो हुकूमत का उनको हाथ में दे दी गई, तो कई जगह हमने देखा जब भी आर्मी हुकूमत लेती है तो ऐसे समय लेती है जब देश में इंस्टेबिलिटी होती है किसी भी देश में, और वो बोलते हैं कि हम जल्दी से जल्दी अभी चुनाव कराएंगे। वो कब चुनाव कराएंगे, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। और भारत को जरूर मैं माफी चाहूंगा सर, मैं रोकना चाहूंगा क्योंकि ये एक ज्वलंत मुद्दा है, इसी वजह से हमने आप लोगों को जोड़ा है। और
बड़ी बारीकी से हमने कोशिश की है बात करने की, लेकिन फिलहाल कहा गया कि एक अंतरिम सरकार का गठन होगा। भारत पूरी तरह से हर स्थिति के ऊपर निगाह बनाए है और जो भी स्थिति होती है बांग्लादेश पर पल पल को लेकर के कि क्या कुछ चल रहा है। खैर, लेकिन अब देखना होगा आगे होता है क्या जैसे अभी बताया कि फिनलैंड जा सकती हैं, आगे जहां पे भी हो जाएंगी उसको लेकर के एक बड़ी अपडेट होगी सामने कि हाँ शेख हसीना कहाँ जाती है। लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता कि भारत भी उन्हें शरण देगा। बिल्कुल ठीक है, वो आई है एक राजनीतिक अतिथि के नाते, फिलहाल वो यहाँ पे पहुंची है, लेकिन शरण की बात जब आएगी तो बड़ा मुश्किल है। और यूके ने भी इसी तरह से मना किया। आगे यही कहा है कि जो अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में देखिए सिर्फ